नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसमें हम झारखंड की जनजाति को कंप्लीट कर रहे थे। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड की संथाल जनजाति। झारखंड का जो जनजाति का परिचय था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज संथाल जनजाति देखने वाले हैं। बहुत ही रोचक रोचक फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, राइट। तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट आपके सामने है कि झारखंड के सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला या जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो है कौन सा? संथाल जनजाति है। ठीक है, आवाज क्लियर है? एक बार सारे लोग बता देंगे, राइट। ओके। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब देखिए, संथाल जनजाति से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि झारखंड की नहीं बल्कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की तो पहली जनजाति है ही, लेकिन ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की। अब कहेंगे कि पहली और दूसरी कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहली और दूसरी कौन सी है। तो मैं बताऊं कि पहले आपको याद रखना है भील जनजाति, ये देखिए जेपीएससी में भी पूछा गया था। और उसके बाद दूसरी आपको याद रखना है गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, राइट। तो भारत की पहली पूछेगा तो भील, दूसरी गोंड और तीसरी संथाल जनजाति। लेकिन ना, झारखंड की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो संथाल जनजाति आपको देखने को मिलेगा। और इसका प्रतिशत लगभग 35%, लेकिन एग्जैक्टली अभी आपको याद रखना है 34% के आसपास, राइट। और देखिए, थोड़ा सा अपडेटेड डाटा है तो इसे भी आप अपडेट कर लीजिएगा। ये देखिए, उरांव जनजाति की बात करेंगे तो 19.6% देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे। झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वहीं पर तीसरे अगर बात करते हैं तो मुंडा जनजाति है जो कि 14.8% है। और हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसकी प्रतिशत की बात करते हैं तो आपको कितना देखने को मिलेगा, तो लगभग लगभग 10.5, यानी कि आप कह सकते हैं 10.5% ये आपको हो जनजाति का देखने को मिल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में पश्चिम बंगाल में इन्हें शवतार के नाम से जाना जाता है। शवतार के नाम से जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा। और मैं बताऊं कि आपको ये एमसीक्यूज ऑनलाइन जो है ना, जो भी कोर्स परचेज किए हुए हैं उनको दिख रहा होगा, वो अटेम्प्ट कर लें प्लीज, ठीक है। तो वो सारे लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैंने वहां पर दे दिया था आपको, राइट। चलिए, तो आपने देख लिया यहाँ पर। ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट आपके सामने है कि सकेंद्रन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादातर ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी संथाल परगना वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस तरह से झारखंड का मैप बना लूं, इस तरीके से झारखंड का मैप, तो आपको पता लगेगा कि संथाल परगना के जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है, इसमें ज्यादातर आपको जो है वो संथाल जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिल जाएगा। संथाल जनजाति का संकेंद्रण, क्लियर। ओके। इसके अलावा और भी अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो ये और कहाँ कहाँ आपको मुख्यतः देखने को मिलता है, तो हजारीबाग वाले क्षेत्र में, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम। लेकिन मोटा मोटी आप याद रख लीजिएगा कि ये जो संथाल परगना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसमें संथाल जनजाति आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब एक चीज बताइएगा कि संथाल परगना को और किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो याद रखिएगा कि नरीखंड के नाम से जाना जाता है, संथाल परगना को नरीखंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो कांक जोल के नाम से भी इसे जाना गया है, कांक जोल के नाम से भी जाना गया है। और बात करते हैं तो जंगल तरी के नाम से भी इसे जाना गया है, जंगल तरी के नाम से भी जाना गया है, जंगल तरी, राइट, ये भी जाना गया है। इसके अलावा और भी बात करते हैं तो दामिन एक कोह के नाम से जाना गया है, दामिन ए कोह, दामिन ए कोह के नाम से। और दामिन ए कोह की स्थापना आपको याद रखना है कि 1824 में इसकी स्थापना होती है। किसके सर्वेक्षण के आधार पर, तो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर ये आपसे पूछा जा सकता है, कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। और देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास के स्थान को क्या बोला जाता है, तो दामिनी गोह बोला जाता है उसके स्थान को, जो संथाल परगना वाले एरिया में है, राइट। उसके बाद देखिए, इसका प्रजाति दृष्टि की बात करते हैं संथाल जनजाति की, तो प्रोटोस्टोलॉइड है। और मैंने कई बार बताया कि ज्यादातर जनजातियां जो है ना, प्रोटोस्टोलॉइड से बिलोंग करती हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोटोस्टोलॉइड में कौन कौन सा जनजाति शामिल है, तो आप देख सकते हैं कि संथाल जनजाति है, मुंडा है, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, गोड़ाइत, राइट। उसके बाद कोरवा,
कोरा, असुर, बिरहोर, सबर, कवर, कोल, परिया, विराज, ये सारे के सारे आपको प्रोटोस्टोइलैंड में देखने को मिल जाते हैं। देखिए द्रविड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ गिने चुने हैं और यहाँ अगर आप याद रखते हैं तो ऑप्शंस में जब भी आपको मिलेगा तो आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उरांव, खरवार, महली, गोंड और खोंड दोनों याद रखना, चीक, बड़ाई, बैगा, बथुड़ी, किसान, बिंजिया और बेदिया, ये सारे के सारे द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे हालांकि जब हम उरांव जनजाति पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार जो है ना ओवरव्यू अपने सामने रखिए। बार बार हम रिवीजन करेंगे हर 32 जनजाति में ये प्रोटोस्टोलॉइड और ये जो द्रविड़ है लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और अगला पॉइंट आपके सामने है कि देखिए प्रजातीय और बात करते हैं प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आपको एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से देखने को मिल जाता है। संबंध पूछ लेगा तो बसे हुए किसानों के समूह से बिलोंग करता है ये संथाल जनजाति। संथाल जनजाति ये आपको याद रखना है, और संथालों के संस्थापक पिता भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो लोगो बुरु आपको याद रखना चाहिए, लोगो बुरु संस्थापक पिता संथाल जनजाति का, ठीक है। ओके, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि 2004 में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया था, और इसके लिए संसद में क्या हुआ था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 हुआ था। हालांकि अगर हम 92वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे। बीडीएमएस, बीडीएमएस स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और ये संथाली, इस तरीके से टोटल कितने, तो टोटल 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे। आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली, ठीक है, ये 4 भाषाएं थी जो आपको याद रखना है। अब देखिए बोडो आपको ज्यादातर असम वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, असम। डोगरी की बात करिएगा तो ये जम्मू एंड कश्मीर में तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाता है। मैथिली आपको बिहार में मुख्यतः देखने को मिलेगा, और संथाली जो है वो मेनली आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देख लीजिए कि अगर हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओल जी की लिपि है संथाल जनजाति का, और आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। और रघुनाथ मुर्मू ने कब, तो 1941 में जो है वो ओल जी की लिपि का आविष्कार किया था। रघुनाथ मुर्मू से रिलेटेड और एक फैक्ट याद रख लीजिएगा कि संथाल जनजाति की जो प्रथम साहित्यिक नाटक है ना, प्रथम साहित्यिक नाटक ये भी इन्होंने ही लिखा था। नाम क्या था, विद्यु चांदन था, विद्यु चांदन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए और लिपि की अगर हम बात करते हैं तो हो जनजाति की हम लिपि देखेंगे, इसके अलावा उरांव जनजाति की लिपि देखेंगे, है ना, कुड़ुक आप कह सकते हैं। तो उरांव जनजाति की लिपि आप क्या कह सकते हैं बताइए, आप कह सकते हैं तोलोंग सिक्की, तोलोंग सिक्की, ये आपका कुड़ुक भाषा का है, कुड़ुक, कुड़ुक भाषा का आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हो जनजाति का आपको याद रखना है, लिपि कौन सा है बताइए, कौन सा है, सभी कोई बता सकते हैं, फटाफट से जितने भी लोग हैं आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, बताइए। तो हो जनजाति का आपको याद रखना है कि बारंग चीती, ठीक है, बारंग चीती आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बारंग चीती, बारंग चीती, बारंग चीती। अब देखिए इसके वर्ण और वर्ग भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये भी एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले किसको, किसको याद रख लीजिएगा, राजा, उसके बाद मुर्मू हंड ये पुजारी, और सोरेन हंड जो है वो सिपाही, और मरुडी हंड जो है वो कृषक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और याद करेंगे इसको क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ये देखते हैं झारखंड दरोगा के लिए सर, झारखंड दरोगा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ग है, जो खंड है, हंड करके आपसे आएगा एग्जाम में, तो हंड आपको याद रखना है सबसे पहले राजा का। देखिए राजा का आप कैसे याद रख सकते हैं, किसको, किसको, अब किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो किसको बताएंगे, तो राजा को बताएंगे, ऐसे को रिलेट करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। मुर्मू, मुर्मू, मुर्मू ये पुजारी, मुर्मू पुजारी, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि आप इसको आसानी से ये कर सकते हैं। स से सिपाही और स से सोरेन, तो ये भी आसानी से याद रह जाएगा आपको,
मरूडी, मरूडी। अब देखिए किसान रात दिन खटता है, मेहनत करता है, तो बिल्कुल शाम में थका हारा मतलब मरा टाइप का, मतलब थोड़ा सा सुस्त कंडीशन में दिखाई देता है ना, तो आप ऐसे कोरिलेट करके ये कह सकते हैं कि मरूडी जो होगा वो कृषक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको याद रखना क्या है कि हंड जो होता है वो एक तरह का वर्ग होता है, एक तरह का क्लास होता है। क्लासिफाइड करते हैं इसको चार हंड में, किसको, मुर्मू, सोरेन, मरूडी। और आप जैसे भी करके इसको याद रख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं गोत्र की, तो गोत्र जो होता है उसे किली के नाम से भी जाना जाता है। और संथाल जनजाति में आपको 12 गोत्र देखने को मिल जाते हैं। कितना? 12 गोत्र आपको संथाल जनजाति में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम उरांव जनजाति की बात कर ले, तो उरांव जनजाति में आपको कितने गोत्र दिखाई देते हैं बताइए? उरांव जनजाति में आपको टोटल 14 गोत्र देखने को मिलते हैं। उरांव जनजाति जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपको हम बता रहे होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि उरांव जनजाति में मतलब शरद चंद्र राय, एससी राय की बात करते हैं, तो उनके अनुसार 68 गोत्र हैं। 68 गोत्र अगर हम एससी राय की बात करते हैं। और एससी राय से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि द खड़ियाज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है। साथ ही साथ मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, ये हम साहित्य और साहित्यकार में पढ़ रहे होंगे। बस थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आई इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं तो उपगोत्र यानी कि खोट, खोट मतलब जानते हैं परिवार, खोट मतलब क्या होता है गाइस? परिवार होता है। और इसकी टोटल संख्या याद रखना बेहद आसान है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 144 होता है। तो आप आसानी से याद भी रख सकते हैं कि टोटल उपगोत्रों की संख्या जो होती है वो 144 होती है, यानी कि इसी के 12 का स्क्वायर होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कई बार बताया है। अब देखिए जो उसके प्रतीक चिन्ह होते हैं, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि गोत्र के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा। जैसे मरंडी की बात करते हैं तो मरडा घास है, हंसदा, तो ये प्राणी का नाम हो सकता है, ये किसी भी पदार्थ का नाम हो सकता है, राइट। ये किसी भी तरीके का नाम हो सकता है, वृक्ष का नाम हो सकता है, राइट। तो ये प्रतीक, जो प्रतीक होता है उसे क्या बोला जाता है, तो ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, टोटम बोला जाता है गाइस, टोटम बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और गोत्र के बारे में एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि इसको मारना या मार के खाना हमेशा जो होता है वर्जित होता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, निषेध होता है, मना ही होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। गोत्र के जो टोटम होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, या फिर मैंने कहा ना कि ये प्राणी का नाम हो सकता है, कोई भी पदार्थ का नाम हो सकता है, कोई भी वृक्ष का नाम हो सकता है। इसे किसी भी तरीके से बर्बाद या किसी भी तरीके से खाना, जैसे कोई प्राणी है, पशु है, तो उसको मार के खाना जो होता है ना, जैसे पक्षी हो गया, सांप हो गया, राइट, भेड़ा हो गया, कबूतर हो गया, तो संथाल जनजाति में इनको मार के खाना जो होता है वो वर्जित होता है, निषेध होता है, राइट। और इसके प्रतीक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो हमने बताया कि इसे टोटम कहा जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि लगभग सभी जनजाति में जो मतलब समगोत्रीय विवाह होता है वो हमेशा निषिद्ध होता है, मनाही होता है। ये मनाही होता है, निषिद्ध होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और संथाल जनजाति जो है ना, अंतर जातीय विवाह समूह है। अंतर जातीय मतलब दूसरे कास्ट में भी ये लोग शादी करते हैं। ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बहुत बढ़िया से आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है तो मैंने बहुत सारी चीजों को विवाह के बारे में भी बताया था। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे ना, तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीजों को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजें बताई थी। और आपको याद रखना, देखिए मैंने यहाँ भी बताया था कि गोत्र का जो प्रतीक या गोत्र चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो टोटम कहते हैं। ये देखिए हमने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान आ रहा है, राइट। और ये प्राणी का नाम हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, और जिसे हानि पहुंचाना सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है या फिर वर्जित होता है, ये हमने आपको बताया था। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि गोत्र को ना किल्ली के नाम से, कुंदा के नाम से और पारी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करिए जरा। किल्ली के नाम से, कुंदा के नाम से और पारी के नाम से, तीनों नाम से हम क्या जानते हैं, गोत्र को जानते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब संथाल जनजाति में आपको याद रखना है कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आगे, तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें जो बाल विवाह होता है वो निषिद्ध होता है, यानी कि इसमें प्रचलन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए अगला जो पॉइंट आपके सामने है विवाह के प्रकार, इसमें बहुत सारे विवाह के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मध्यस्थता से होता है, जो दोनों के बीच बैठ के मध्यस्थता से किया जाता है, किरिंग बापला आपके लिए बहुत-बहुत सुपर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमेशा आपसे एग्ज़ाम में जो संथाल जनजाति से रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए बापला मतलब होता है विवाह, बापला मतलब विवाह होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बापला मतलब विवाह और जो किरिंग बापला होता है, जो कि दोनों के बीच में आप ये कहते हैं ना कि अगुआ अगुआ इसमें होता है, एक अगुआ जिसको आप मध्यस्थता कह रहे हैं। तो अगुआ के द्वारा जो शादी होती है उसे किरिंग बापला कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टूनकी दीपिल बापला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये गरीब परिवार में ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे करके आपसे पूछेगा कि गरीब परिवारों में कौन-सा ज़्यादा प्रचलित है? तो टूनकी दीपिल बापला आपको याद रखना है और कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और हमने विवाह से रिलेटेड बताया था अगर आपको याद है, क्या बताया था बताइए? मैंने एक चीज़ बताया था कि विवाह से पूर्व सगाई कौन से जनजाति में आपको देखने को मिलता है? ये हमने आपको बताया था। बताइए। विवाह से पूर्व सगाई आपको सिर्फ और सिर्फ बंजारा जनजाति में देखने को मिलता है। बंजारा जनजाति में देखने को मिलता है जो आपको याद रखना था। और क्या हमने बताया था कि सिंदूर दान लगभग सारे जनजाति में प्रचलित है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन खोंड एक ऐसा जनजाति है, खोंड एक ऐसी जनजाति है जिसमें जयमाला की प्रथा है। जयमाला की प्रथा है। ये हमने आपको बताया था अगर आपको याद है। ठीक है? हाँ, चलिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है किरिंग बापला ये अगवा की मदद से होता है और ये बहुत ही फेमस होता है। संथाल जनजाति में अगर सबसे पॉपुलर है तो यही है। किरिंग बापला बहुत ज्यादा पॉपुलर है और टूनकी विवाह ये गरीब परिवार में प्रचलित ज्यादातर है सिंदूर दान करके लगभग सभी में लेकिन खोंड एक ऐसी जनजाति है जिसमें जयमाला की प्रथा पाई जाती है और विवाह से पूर्व सगाई की बात करते हैं तो केवल बंजारा जनजाति में आपको देखने को मिलता है ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन उसके बाद धरती जवाई बापला की बात करते हैं तो विवाह के बाद जमाई को यानी कि दामाद को घर जवाई बनाकर रखना देखिए जमाई आप पकड़ लेंगे तो इसमें नहीं लगता है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है तो ये आप कर लीजिएगा अपगिरी बापला में क्या होता है कि लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह हो जाती है और आज वैसे भी 14 फरवरी है और आज वैलेंटाइन डे भी है तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं देखिए अपगिरी बापला आपको याद रखना है राइट लड़का लड़की के प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से होता है ये आपको ध्यान रखना और ये अच्छी बात है कि कम से कम इनकी सहमति हो जाती है राइट ओके उसके बाद इतूत बाबला ये भी कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिला है तो आप इसे भी एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा कि इतूत बाबला की बात करते हैं तो पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है देखिए अब अपगिरी में हम क्या देख रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ पर संसद की सहमति मिल जा रही थी बाद में राइट लेकिन यहाँ पर अनुमति नहीं मिल रही है और लड़का क्या कर रहा है यहाँ पर कांड कर ये रहा है कि सिंदूर लगाकर शादी कर रहा है तब इसको क्या कह रहे हैं इतूत बापला कह रहे हैं इतूत बापला कह रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ना गाइस ओके उसके बाद निर्बोलक आपको ध्यान रखना कि निर्बोलक की बात करते हैं तो लड़की द्वारा हठ पूर्वक लड़की क्या कर रही है जबरदस्ती कर रही है पसंद के लड़के के घर रहना और बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह शादी राइट तो देखिए यहाँ पर भी पंचायत के माध्यम से सहमति बन जा रही है लेकिन लड़की यहाँ पर जबरदस्ती लड़के के घर में रहकर बाद में फिर शादी हो रही है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तो हमने क्या क्या बताया तो आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले किरिंग बापला जो है किरिंग बापला बहुत ज्यादा फेमस है संथाल जनजाति में क्योंकि अगुआ के मदद से मध्यस्थता के माध्यम से इसकी विवाह होती है दूसरा आपको याद रखना है टुनकी इंपॉर्टेंट है जो कि गरीब परिवार में आपका ज्यादा प्रचलित देखने को मिल जाता है और विवाह से पूर्व सगाई आपको सिर्फ बंजारा जनजाति में देखने को मिलता है और खोंड जनजाति में आपको जयमाला की प्रथा देखने को मिलता है एकमात्र जनजाति हालांकि सिंदूर दान या सिंदूर लगाकर विवाह करने की जो पद्धति है वो लगभग जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है फिर उसके बाद देखिए धरदी जमाई जमाई से नाम लग रहा है कि आप दामाद को घर जमाई बनाकर इसमें शादी कर सकेंगे तो ये नाम से पता लग रहा है तो इसमें कुछ वैसे रिवीजन वाली बात है नहीं
उसके बाद अब गिरी बापला की बात करते हैं तो लड़का लड़की प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति, यहाँ पर सहमति बन रही है, लेकिन ना इतुत बापला में जो है ना अनुमति नहीं मिली है और लड़का क्या कांड कर रहा है कि लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर रहा है, तो इसे हम इतूत बावला कह रहे हैं। और निर्बोलक में हमने क्या बताया कि लड़की यहाँ पर कांड कर रही है, लड़की क्या कर रही है कि हट पूर्वक जो है पसंद के लड़के के घर रहकर और बाद में पंचायत के माध्यम से शादी हो रही है, तो चलिए ये ठीक ठाक है, कम से कम सहमति बन रही है और कम से कम ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार आप बताएं जरूर। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार हमसे पूछ सकते हैं। बहादुर नाम से ही पता लग रहा है कि बहादुरी ये क्या करेंगे, बहादुर किसे कहेंगे जो भाग कर शादी कर ले, क्योंकि छुप छुप कर या फिर फैमिली के डर से या फिर को रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप अदर तरीके से नहीं लेंगे इसे। तो भागकर प्रेम विवाह को क्या बोला जाता है, बहादुर बापला बोला जाता है। और बहादुर लोग ही भागकर शादी या प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करके मतलब प्रेम विवाह कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो बहादुर बापला होगा वो लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहादुर बापला कहा जाता है। राजा राजी बापला, अब राजा राजी 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 हो गया है, दोनों अग्री हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पर गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा, राइट। सांगा बापला, सांगा बापला, सांगा मतलब आप विधवा या फिर तलाकशुदा स्त्री या विधुर है ना, उससे विवाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किरिंग जवाई बापला, किरिंग जवाई बापला, तो लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण न कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह। ठीक है, चलिए। किरिंग बापला हमने बता दिया कि सर्वाधिक प्रचलित है और माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से इसकी विवाह की जाती है, कोई अगुआ होता है इसमें। और वधु मूल्य के बारे में हमने पिछले क्लास में ही आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा दूं। हमने बताया था आपको वधु मूल्य, एक बार आप देख लीजिएगा वधु मूल्य आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। देखिए, वधु मूल्य के बारे में हमने वहां भी बताया था कि यहाँ पर जो है ना, ये वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है, वधु पक्ष को याद रख लीजिएगा, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। और संथाल जनजाति में आपको पोन देखने को मिलता है, पोन, राइट। संथाल जनजाति के अलावा हालांकि करमाली जनजाति में अलग से आपको हड़ुआ देखने को मिलता है, आगे मैं बता रहूंगा। हड़ुआ, हड़ुआ ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए, तो देख लीजिए और भी हम एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो कोरी गोनोंग या गोनोंग टका आपको मुंडा जनजाति में देखने को मिल जाता है। पोटे, पोटे आपको सबर और कोल में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, डाली से रिलेटेड तीन चीज याद रख लीजिएगा। एक तो आपको डाली याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है डाली कटारी याद रखना है, डाली, डाली कटारी, डाली कटारी याद रखना है। और एक आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एक आपको याद रखना होगा, क्या बताइए, डाली टका, डाली टका आपको याद रखना है, डाली टका, डाली टका, ये सारे के सारे जो है वो डाली से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डाली अगर आपसे पूछेगा तो किसान और परिया ये दोनों याद रख लीजिएगा। डाली कटारी पूछेगा तो बींजिया आपको ध्यान रखना है। और डाली टका अगर आपसे पूछ लेगा तो देखिए नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया है, बेदिया और असुर, बेदिया और असुर, ये डाली वाला एक साथ आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेदिया और असुर आपको डाली टका में देखने को मिल जाता है, बिंजिया का डाली कटारी में देखने को मिल जाता है, और डाली आपको किसान और परिया देखने को मिल जाता है, राइट। हरजी, हरजी आपको बंजारा में, और बंजारा वही जनजाति है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि विवाह से पूर्व सगाई का जो रस्म है केवल आपको बंजारा जनजाति में देखने को मिल जाता है, राइट। तो हरजी इसका क्या होता है, वधु मूल्य होता है। सुखदाम आपको याद रखना है कि एक अवर जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, सुखदाम, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। सुखदाम आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, राइट, ओके। उसके बाद देख लीजिएगा कि पोन, पोन या फिर बंदी, बंदी आप याद रख लीजिए, क्योंकि पोन तो आप जानते हैं संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया और कोरा जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है, और ये महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम के लिए, जो आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बंदी आपको याद रखनी कि माल पहाड़िया में आपको देखने को मिल जाता है। और आप लोग जरा बताइएगा कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है। तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की जो भाषा है वो मालतो है,
ये आप थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं। उसके बाद दस्तूरी आपको एक याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, चेरो जनजाति का है। डारी कटारी हमने बता दिया बींचिया जनजाति का है। उसके बाद गिनिंग तह या गिनिंग तड़ आपको कहीं देखने को मिलता है, तो खड़िया जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, खड़िया और बिरोर से एक चीज हमने बताया था आपको, अगर याद है थोड़ा सा याद करिए, मैंने क्या बताया था। खड़िया और बिरहोर से रिलेटेड हमने बताया था कि खड़िया जनजाति का और बिरहोर जनजाति का दोनों का जो आगमन है कहाँ से हुआ है, कैमूर पहाड़ी से। याद आ रहा है आपको, कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से इनका आगमन हुआ है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए पोन हमने बताया था ना कि पोन आपको देखने को मिलेगा करमाल जनजाति का, इसके अलावा हड़ुआ भी आपको देखने को मिलता है करमाली जनजाति का। चलिए, करमाली जनजाति का मातृभाषा अगर आपसे पूछ ले, मातृभाषा, तो इसकी मातृभाषा कौन सी है, बताइए मातृभाषा कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक बार सारे लोग जो हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस, और अगला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी लोग बताइएगा। देखिए गोनोम, गोनोम या पोन आपको हो जनजाति में देखने को मिल जाता है। पोन टका याद रख लीजिएगा। देखिए पोन तो आपने देख लिया, और एक पोन टका जो होता है ये महली में होता है। डाली टका हमने बता दिया था बेदिया और असुर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए तो इतना आपने देख लिया अच्छे से। तो ये हमने बता दिया था वधु मूल्य के बारे में। तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पोन कहते हैं। संथाल जनजाति में ये हमने आपको बता दिया क्या कहा जाता है, तो पोन कहा जाता है। क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक जो कठोर सजा होता है विटलाहा होता है। चलिए, आप लोग एक करेला दंड सुने होंगे, करेला दंड, जो कि बहुत ही मिनिमम सा 5 रुपए के आसपास इसमें दंड देना पड़ता है। सबसे मतलब आसान जो सजा होता है ना, आसान आसान सजा, उसको करेला दंड के नाम से भी जाना जाता है, करेला दंड के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे कठोर सजा होता है, और ये सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति क्या यौन संबंधों में दोषी पाया जाता है। ये एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। हालांकि अगर वो गांव का भंडारा कराता है, अगर गांव में पूरा भंडारा कराता है, गांव वासियों को अगर भोजन दोबारा से पूरे गांव को कराता है, तो सामाजिक बहिष्कार से उसको रोक दिया जाता है और दोबारा समाज में फिर से शामिल होने का एक मौका मिल जाता है। ठीक है, तो अगर गांव पूरे गांव को भंडारा करवाता है या फिर पूरे गांव को भोजन करवाता है, तो दोबारा उसे मौका मिल जाता है। ठीक है जी, अभी तक सेशन अच्छा लग रहा है ना, एक बार बताएं सारे लोग, फटाफट से सारे लोग एक बार बताएं, जितने लोग भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देख लीजिए कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ नामकरण है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी युवागिरी के बारे में भी हम बता रहे थे कि युवागिरी क्या होता है, तो रीति रिवाज, जो जनजातियों का रीति रिवाज होता है, उनका प्रशिक्षण केंद्र होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है रीति रिवाजों का। युवा गृह से रिलेटेड हमने पिछले क्लास में ही आपको बहुत सारी चीजों को बताया था। क्या बताया था कि यहाँ पर जो है ना 10 से 11 साल की उम्र में जो है वो इनको यहाँ पर प्रवेश मिलता है, और 3 साल में, 3 साल में एक बार ही इनको प्रवेश मिलता है, सरहुल के इसमें मिलता है, राइट। और बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए होता है। जो बॉयज के लिए होता है उसे जोंक एड़प्पा बोला जाता है, और जो गर्ल्स के लिए होता है उसे पेल एड़प्पा बोला जाता है, पेल एड़प्पा बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हमने बता दिया था। युवागिरी से संबंधित ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर, तो युवागिरी आपको घोटुल देखने को मिल जाता है। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप एक बार जो है वो युवागिरी को अभी आप देख लें। ये लीजिए, युवागिरी हमने आपको बताया था, और एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि घोटुल जो है ना, ये आपको संथाल जनजाति में और गोंड जनजाति में देखने को मिल जाता है। वहीं पर धुमकुरिया की बात करते हैं तो उरांव जनजाति में आपको धुमकुरिया देखने को मिल जाता है। गीती ओड़ा जो है वो मुंडा, कोरा और असुर जनजाति में। गीत गोती आरा, ये गोती आरा है, ये गीती ओड़ा है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे आप, हो जनजाति। उसके बाद गीती ओ खड़िया जनजाति में। और खड़िया जनजाति कहाँ से, कैमूर के पहाड़ी से इसका आगमन हुआ था, ये भी हमने बता दिया था, अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि खड़िया और कौन, बिरहोर जनजाति का, राइट, ओके। कोडवा है याद रखना है कि सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी भाषा आप क्या देखते हैं, मालतो इनकी भाषा है, मालतो। ठीक है, चलिए। उसके बाद गत्योरा आपको याद रखना है कि बिरहोर जनजाति में है। बिरहोर जनजाति में क्या है, गत्योरा है। हालांकि कहीं कहीं आपको टंडा देखने को मिलेगा, टंडा,
टंडा एक्चुअली इनका निवास स्थान है, तो आप कहीं कहीं अगर युवागिरी के रूप में भी मिलता है तो टंडा देख लीजिएगा, ये किससे रिलेटेड है पूछ लेगा तो याद रख लीजिएगा कि बिरहोर से रिलेटेड है। तो ये भी आपसे कई बार पूछा है। क्लियर? चलिए, तो अब हम स्विच करते हैं इधर। तो आपने देख लिया कि युवागिरी जो है घोटुल आपको किस में, तो एक गोंड जनजाति में और एक संथाल जनजाति में, दोनों में ही आपको युवागिरी देखने को मिल जाता है। उसके बाद विवाह देख लीजिए, बापला, विवाह को बापला कहा जाता है। और संथाल जनजाति में तो हमने देखा ना कि जो किरिंग बापला है, किरिंग बापला वो सर्वाधिक प्रचलित होता है, जो कि अगुआ के माध्यम से या किसी भी मध्यस्थता के माध्यम से इसकी शादी होती है, जो सबसे ज्यादा फेमस है किरिंग बापला, संथाल जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वधु मूल्य हमने बता दिया पौन, और वधु मूल्य क्या होता है तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वर पक्ष के द्वारा ये वधु पक्ष को दिया जाता है। गांव, गांव को यहाँ पर आतो कहा जाता है, और जो ग्राम पंचायत होता है उसे मांझी कहा जाता है, मांझी। क्लियर? और उप प्रधान को प्रमाणिक कहते हैं या प्राणिक कहते हैं। उप प्रधान याद रख लीजिएगा, मांझी का जो सहायक होता है, मांझी का जो सहायक होता है यानी कि ग्राम प्रधान का जो सहायक होता है, ग्राम प्रधान का जो सहायक होता है उसे जोग मांझी कहते हैं। दोनों ही चीज याद रख लीजिएगा, ये उप प्रधान होता है और ये जो होता है ना, ये मांझी का सहायक होता है, ये मांझी का सहायक होता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद रख लीजिएगा। हालांकि जब हम संथाल जनजाति का सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, शासन व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, हालांकि ये जेपीएससी में अलग से पढ़ना भी है, चूंकि ये जेपीएससी और जेएसएससी या फिर झारखंड के ऑल एग्जाम्स के लिए है, तो हम यहाँ पर जो है ना संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है वो भी हम करेंगे, सीएनटी एसपीटी भी करेंगे। तो ये आपको एडिशनल यहाँ पर मिल रहा है, राइट? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए 90% से भी ज्यादा ऑफ है, 50 रुपए एक्स्ट्रा इसमें ऑफ है। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर ज्वाइन अगर आपके साथी को करना चाहते हैं तो उनको आप रेफर कर सकते हैं। गांव का संदेश वाहक आपको याद रखना कि गुड़ायत या गोड़ायत होता है। ठीक है, गुड़ायत होता है जो संदेश वाहक होता है। डाकिया टाइप का जो होता है ना, डाकिया, पोस्टमैन जो होता है उसे गुड़ायत कहते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब मांझी के पास जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार किसके पास होता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम प्रधान। और एक चीज और क्या है ना कि जेपीएससी में ऐसी बात चल रही है कि जेपीएससी के मेंस में जो पेपर 2 होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप अभी से कोरिलेट करके चल सकते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि डीपली चीजों को पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल, खास करके अब आपको मेंस के लिए भी फैक्चुअल पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा, डिस्क्रिप्टिव के अलावा आपको क्या करना होगा, थोड़ा फैक्चुअल चीजों को भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपका ये बहुत हेल्प करने वाला है। मांझी थान में संथाल गांव की पंचायत की बैठकें होती हैं। कहाँ पर? तो ऐसे पूछेगा आपसे कि जो गांव की पंचायतें होती है वो कहाँ पर होती है, तो मांझी थान में होती है। या फिर मांझी थान क्या होता है, तो मांझी थान वह स्थान होता है जहाँ पर गांव की पंचायतें बैठती हैं। ऐसे करके दोनों चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, मांझी थान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि महिलाओं का जाना बिल्कुल वर्जित होता है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते अगर आप महिला है। फीमेल को जाना मांझी थान में बिल्कुल वर्जित होता है। ठीक है। अब उसके बाद त्योहारों की जो शुरुआत होती है, फेस्टिवल की स्टार्टिंग होता है, वो आषाढ़ माह में होता है, आषाढ़ माह में। ठीक है, आषाढ़ माह में। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है ना संथालों के प्रमुख त्योहार। ठीक है, प्रमुख त्योहार देख लीजिए, यहाँ से भी त्योहार से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो बा परब, देखिए बा परब संथाल जनजाति में जो है ना सरहुल को बा के नाम से जाना जाता है। सरहुल, सरहुल के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करें तो आपको क्या ध्यान रखना है सरहुल से रिलेटेड। सरहुल जो है ना टोटल 4 दिन मनाया जाता है, हालांकि सोहराय 5 दिन मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। सोहराय पूछेगा, सोहराय सरहुल 4 दिन मनाया जाता है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा कि आपको ये खड़िया जनजाति में जो है ना जंकोर के नाम से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जंकोर के नाम से, जंकोर, जंकोर। ये मुंडा या उरांव जनजाति में आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो ये आपको खद्दी के नाम से देखने को मिलता है, खद्दी के नाम से। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सरहुल कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के
तृतीया को, याद रख लीजिएगा, तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। और कर्मा के बारे में आप तो जानते हैं कि भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह में मनाया जाता है, और भादो माह में भी कब, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये सरहुल और कर्मा आप समझ गए। और संथाल जनजाति में से जो सरहुल है उसे बाबर के नाम से जानते हैं। इरोक, इरोक आपसे कई बार पूछा है कि आषाढ़ महीना में जो है वो बीज बोते समय इरोक त्योहार मनाया जाता है। तो ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है बीज बोते समय, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। मैं इसे स्टार लगा दे रहा हूँ। हरियाण की बात करते हैं तो ये सावन माह में, हरियाण सावन माह में मनाया जाता है, धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए, राइट। सोहराय, सोहराय बहुत महत्वपूर्ण है, ये कार्तिक अमावस्या को दिवाली के दूसरे दिन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिवाली के दूसरे दिन आपको देखने को मिल जाता है गाइस, कार्तिक अमावस्या के समय। और ये पशुधन से संबंधित होता है, यानी कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद सकरात, याद रख लीजिएगा कि पूस माह में घर परिवार के कुशलता हेतु मनाया जाता है। और माघ जो होता है वो माघ माह में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति देने के लिए। ये बस माघ से आपको आसानी से याद रह जाएगा कि बाघ माघ महीने में, सकरात पूस माह में, सोहराय कार्तिक अमावस्या को सभी को जानते हैं। हरियाण थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए ना, हरियाली कुछ मतलब हरियाण हरियाली से रिलेटेड है, तो सावन माह भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है। ए रोक, ए रोक आषाढ़ माह आपको ध्यान रखना है। और हमने बता दिया चैत माह में आपको क्या देखने को मिलेगा, सरहुल देखने को मिलेगा। कर्मा आपको भादो माह में देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। चलिए, एक और आपके सामने है बाहा। बाहा जो है ना, एक तरह का होली होता है, एक तरह का होली होता है, लेकिन ये शुद्ध जल से खिली जाती है। ठीक है, शुद्ध जल से। तो बाहा के जब बारे में जब पूछेगा तो बाहा क्या हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा। देखिए, याद रखना भी आसान है कि अगर आपके सामने जल है और आप उसे क्या कर रहे हैं, बहा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई रंग है, जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे तब तक वो बहेगा नहीं। और अगर बह रहा है मतलब जल, शुद्ध जल से खेला जा रहा है, मतलब बह जा रहा है, मतलब पानी का अंश ज्यादा है, ऐसा कुछ करके कोरिलेट करके आप याद रखने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि याद रह जाए आपको। तो बाहा याद रखना है कि शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली होती है। और चित्रकला, चित्रकला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉम्बकट चित्रकला इसमें बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन। ठीक है, कॉम्बकट चित्रकला। अब देखिए, गोदना गुदवाने का प्रचलन भी रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि पुरुष जो है अपने बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्के का चित्र बनाते हैं, सिक्के का चित्र, यानी कि गोदना गुदवाते हैं। और बिना सिक्के के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की शादी करना पसंद नहीं करती है। ठीक है ना। अगर सिक्के का चित्र बना हुआ है तो वो लड़की को काफी पसंद आता है, और तुरंत वो क्या करती है कि पसंद करती है उस लड़के को। ठीक है। और जिस पुरुष के साथ जो है वो मतलब वो सिक्के का चित्र नहीं बना हुआ है, उसके साथ ये पसंद नहीं करती हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माह को जो है ना, महीना को जो है, मंथ को है, बोंगा के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो शुरुआत होती है उसे माघ बोंगा बोला जाता है, माघ बोंगा बोला जाता है। ये देखिए, सारे के सारे रिवीजन जो है ना, आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। और देखिए, दो तरह के एमसीक्यूज होंगे आपके सामने। मैंने ऑनलाइन डाल दिया है, जो परचेज किए हैं उनको दिख रहा होगा। मैं क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने डाल दिया था। ऑनलाइन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। मुझे लगता है कि मैंने 50+ एमसीक्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, तो आप वहां से दे सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको रैपिड फायर देखने को मिलेगा, जिसे अगर 45 मिनट में मैंने डील किया है एमसीक्यूज को, तो रैपिड फायर में आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट में टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर ऐसे करके हो जाएगा, राइट। चले, मजा आ रहा है अभी तक, चीजें समझ आ रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ। ओके। उसके बाद धार्मिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना, मुख्यतः खेतीहर होते हैं, कृषक होते हैं। सभी को जानते हैं कि जनजाति का जो मुख्य पेशा रहा है वो कहीं ना कहीं खेती से रहा है। खेती इनका मुख्य पेशा रहा है, कृषि इनका मुख्य पेशा रहा है, ये सभी को जानते हैं, राइट। ओके, एवरीवन नोज। और चावल से बनने वाला जो शराब होता है या मदिरा होता है उसे हड़िया बोलते हैं, या पोचाई या पुतचई बोला जाता है। एक चीज आपको याद होगा कि पुतचई कर अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, पुतचई कर भी लगाया गया था, पुतचई कर। तो आपसे पूछा जाता है कि पुतचई पुतचई कर किस पर लगाया गया था, तो ये हड़िया पर लगाया गया था।
हड़िया पर लगाया गया था, किसके द्वारा? तो ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पुचाई या पुच्चय कर है, ये कब लगाया गया था? तो 1824 में लगाया गया था, और यही 1824 का वो समय है जिस समय संथाल परगना का जो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र था, कैप्टन टेनर के आधार पर, उसके सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह घोषित किया गया था। संथाल परगना का जो उत्तर पूर्वी भाग था, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि राजमहल पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र को दामिनी कोह 1824 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके सर्वेक्षण के आधार पर? तो कैप्टन टैनर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने बताया था आज ही। कैप्टन टैनर कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बुनाई के कार्य में ये काफी कुशल होते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं, राइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ से धार्मिक व्यवस्था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंहबोंगा या ठाकुर जो दृष्टि के रचयिता हैं, सिंहबोंगा या ठाकुर, आपको याद रखना है, यहाँ पर जितने देवता होते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देवता भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके अलावा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कुछ ऐसे देवता हैं जो अलग हैं, वो आपको याद रखना था। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद है, उरांव जनजाति का देवता थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ज्यादातर आपको सिंहबोंगा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जनजाति में अलग देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था उरांव में आपको धर्मेश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी बात कर रहे हैं तो आपको खड़िया जनजाति में देख लीजिएगा। खड़िया जनजाति में हमने क्या बताया था, बताइए। खड़िया जनजाति में आपको बेला भगवान देखने को मिल जाता है, बेला भगवान या फिर ठाकुर इसी को कह रहे थे हम, ठीक है, सॉरी ठाकुर कह रहे थे, ये हमने आपको बताया था। इसके अलावा हमने बताया था कि गोंड जनजाति में थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाता है, कौन सा? तो यहाँ पर आपको ठाकुर देव देखने को मिल जाता है, ठाकुर देव देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ अलग अलग है, जो अलग अलग भी आपको देखने को मिल जाता है। खोंड जनजाति में भी आपको देखने को मिलेगा क्या? खोंड जनजाति में बेलापून देखने को मिलेगा, खोंड जनजाति में। धरती गोसाई माल पहाड़िया में देखने को मिलेगा। भूमि जनजाति में ठाकुर ग्राम ठाकुर देखने को मिलेगा। महाली में आपको सुरजी देवी देखने को मिलेगा। उसके बाद बंजारा जनजाति में बंजारी देवी देखने को मिलेगा। बिंजिया जनजाति में विंध्यवासिनी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, लेकिन अ, कुल मिला के ये सूर्य के प्रतीक होते हैं, सूर्य को समर्पित होते हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रमुख देवता होता है मरांग बुरु, बुरु मतलब पहाड़, एवरीबॉडी नोज, राइट। उसके बाद प्रधान ग्राम देवता ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जाहिर एरा जो होता है, इनका ग्राम देवता होता है, और जिनके निवास स्थान को जाहिर थान बोलते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। अभी तक सेशन कैसा लग रहा है गाइस, एक बार सारे लोग बताएं जरूर, ठीक है, ओके। गृह देवता भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है। गृह देवता पूछेगा तो उड़ाक बोंगा गृह देवता। और धार्मिक प्रधान क्या होता है? तो धार्मिक प्रधान आपको नायके देखने को मिल जाता है, धार्मिक प्रधान आपको नायके देखने को मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में भी हमने बताया था कि अलग अलग जनजाति में आपको अलग अलग ये देखने को मिल जाता है। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा कि नाये कौन से जनजाति में देखने को मिल जाता है, पाहन आपको कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है, जितने लोग भी हैं। देखिए, आप लोग जो है ना कमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो जितने लोग भी हैं फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएं, चलिए, अगर आपको याद है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे संथाल जनजाति में आपने देख लिया नायके, ठीक है, उसी तरीके से आपको एक नाये देखने को मिलता है, नाये। और ये नाये आपको बिरहोर जनजाति में देखने को मिलेगा, बिरहोर जनजाति में आपको नाये देखने को मिलेगा। और भी मैं बताता हूँ धार्मिक प्रधान, जो बार बार रिवीजन करते रहेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। जो पाहन है ना, पाहन पाहन भी धार्मिक प्रधान होते हैं, जो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? तो एक मुंडा जनजाति में और एक उरांव जनजाति में, मुंडा और उरांव में आपको पाहन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जब आपसे बैगा पूछेगा ना, बैगा, तो बैगा भी बहुत सारे जनजाति में धार्मिक प्रधान होते हैं। जैसे आपने सुना होगा चेरो, असुर, बिंचिया, है ना, उसके बाद कोरा, कोरवा, ये सारे के सारे बैगा जनजाति में देखने को मिलेगा। हालांकि सेपरेट में हम लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन रफ में अगर एक बार रिवीजन करते चले जाएंगे ना हर जनजाति में, तो सारी चीजें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, राइट। उसके बाद एक आपको दिहुरी भी देखने को मिलेगा, दिहुरी। तो दिहुरी की अगर बात कर रहे हैं तो दिहुरी आपको बहुत सारे जनजाति में देखने को मिलेगा। जैसे मुख्य रूप से तो आपको हो जनजाति याद रखना है, परिया और सबर भी याद रखना है, परिया, सबर और बथुड़ी, ठीक है। दिहुरी दिहुरी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपको बैगा और भी जनजाति में देखने को मिलता है। देखिए कालो एक याद रख लीजिएगा, कालो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कालो, कालो कालो कौन सी जनजाति में बोला जाता है, तो कालो आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। कालो आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिल जाता है। खड़िया जनजाति में कालो देखने को मिल जाता है। इससे चलिए एक बार मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। कांदो मांझी आपको सौरिया पहाड़ी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लिस्ट में एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, जो नाइके है आपको संथाल जनजाति में देखने को मिलेगा। उसके बाद पाहन की बात कर रहे हैं तो पाहन आपको मुंडा में और उरांव दोनों में देखने को मिलेगा। बैगा की बात कर रहे हैं तो चेरो, असुर, बिंचिया, किसान, गोंड, गोड़ाइत, कोरा, कोरबा में देखने को मिलेगा। दिहुरी, दिहुरी आपको हो में, परिया में, सबर में, बथुड़ी में। उसके बाद दिहुरी या देहरी की बात कर रहे हैं तो माल पहाड़ियों में और कोल में देखने को मिलेगा। बैगा आपको खरवार में भी देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ भी आपको देखने को मिला था, लेकिन पाहन भी खरवार जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। कालो, कालो कालो ये खड़िया जनजाति में देखने को मिल जाता है। नाया या फिर पाहन ये आपको करमाली जनजाति में। बैगा फिर से आपको कंवर जनजाति में भी देखने को मिलेगा, लेकिन पावन पाहन भी बोला जाता है। नाय, नाय आपको बिरहोर जनजाति में। लाया भूमि जनजाति में। ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। कांदो मांझी ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सौरिया पहाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। सौरिया पहाड़ी में। और सौरिया पहाड़ी में जो युवा गृह है वो किस नाम से जाना जाता है, एक बार फटाफट से सभी को बता देंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि धार्मिक प्रधान से रिलेटेड जितने भी जनजाति है एक बार हमने रिवीजन भी कर लिया है। जादू टोना करने में जो है ना स्त्रियां इसमें विशेषज्ञ मानी जाती हैं। अच्छा, जादू करने वाले जो जादू करते हैं ना, माटी किस जनजाति में बोला जाता है? जो जादू टोना करने वाले पुरुष होते हैं, माटी किस जनजाति में बोला जाता है? अगर आपने कभी पढ़ा है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं जितने भी लोग हैं। ठीक है, ओके। और प्रचलित प्रथा की बात कर रहे हैं तो एक में प्रथा क्या है, इसमें जलाने की भी प्रथा है और दफनाने की भी प्रथा है। तो दोनों ही प्रथा है। और ये प्रथा कैसे बदला होगा, तो जैसे ही ईसाइयों का थोड़ा सा जो है ना, ईसाइयों का थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, तब से कुछ कुछ लोग दफनाना भी शुरू कर दिए। तो कुछ लोग जलाते भी हैं और कुछ लोग दफनाते भी हैं। थोड़ा सा ईसाईकरण की वजह से जो है ना ये हुआ था। ठीक है, ईसाइयों के प्रवाह की वजह से, मतलब प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो कुल मिला के आज का शानदार सेशन हमने कर लिया है। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज एमसीक्यूज कर रहे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार फटाफट से सभी को बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, मैं पूछ ले रहा हूँ कि आज का सेशन कैसा लगा है, एक बार सभी लोग बता देंगे। फटाफट से पोल में पार्टिसिपेट करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। वेरी गुड लगा है या फिर गुड लगा है। एक बार सभी लोग फटाफट से, जितने भी लोग हैं फटाफट से आप कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग हैं। आज का सेशन आपको कैसे लगा है गाइस, ज़रूर बताएं। आपका जो सपोर्ट है और आपका जो ये पोल है हमें थोड़ा सा उत्साह देगा और अच्छा करने का। तो एक बार पोल में आप लोग ज़रूर बताएं कि आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है। और नेक्स्ट डे हम लोग जो है ना इसके एमसीक्यूज करेंगे। और जो भी इनरोल नहीं किए हैं प्लीज़ आप इनरोल कर लीजिएगा। ये ज़बरदस्त ऑफर आपके लिए है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, 100% लोगों ने वेरी गुड आंसर किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।